लेक्चर्स में हम लोग 2 नंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर कोई पूछता है आपसे कि सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, तो कैसे याद रखोगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से सुनो, मैंने क्या दे रखा, देखो इसको एक शॉर्ट ट्रिक से दिमाग में रखना, ए जी मोनू से कह दो। ठीक है, ऐसे कुछ भी दिमाग में रख लेना। ठीक है, ए जी मोनू से। ठीक है, अब ये क्या है, स्टार्टिंग देखो नीचे से करना, भले मैंने इस तरीके से लिख रखा, आपको नीचे से करना। आपको 5 ये प्रॉपर्टीज दिख रही ना, इसको दिमाग में रख लो। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इन्वर्स प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हर प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ डिस्कस भी कर रखा, कैसे कैसे क्या है, इसको दिमाग में आप रख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा बकूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको पता ही है कि शॉर्ट फॉर्म में आपको बस लिखना है। ठीक है, कुछ ना लिखने से अच्छा कुछ तो लिख कर आना। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इन 5 प्रॉपर्टी को दिमाग में रख लिया। ठीक, अब पूछेंगे अबेलियन ग्रुप क्या होते, तो आप लिखोगे कैसे, कहोगे एक ऐसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि इन 5 प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, अबेलियन ग्रुप कहेंगे। मतलब कि एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स विल बी नोन एज अबेलियन ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ गए ना। ठीक है, ठीक सिमिलर तरीके से इस तरीके सब में लिख लेना। एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कब कहेंगे, अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा हो, और देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इट फॉलोज इन्वर्स प्रॉपर्टी। सेम तरीके से इस तरीके सारे डेफिनेशन को लिख लेना। ए जी मोनू से क्यों बोला, ऐसे लाइन से याद करना। अबेलियन, फिर उसके बाद क्या है, ग्रुप है, फिर मोनोइड है, और उसके बाद सेमी ग्रुप है। समझ गए ना। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है लेग्रांज थ्योरम। पूछता है लेग्रांज थ्योरम, डिफाइन लेग्रांज थ्योरम या स्टेट लेग्रांज थ्योरम। तो क्या करोगे, तो कहते हैं ना कि इफ़ देयर इज अ ग्रुप, जिसका हम लोगों ने कह दिया एक जी ग्रुप है, और ये एच क्या है, एक सब ग्रुप है। मतलब कि जो एच है वो जी का ही एक पार्ट है। तो जी क्या है, ग्रुप है, एच क्या है, एक सब ग्रुप है। और ये जो जी ग्रुप है उसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हम लोगों ने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, एन। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू एन हो जाएगा, और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो लेग्रांज थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लेग्रांज थ्योरम, ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेग्रांज थ्योरम। तो ये डेफिनेशन लिखी गई है। पूछता तो क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज व्हाट, लेग्रांज थ्योरम। पहले लिख देना, इफ देयर इज अ ग्रुप जी having the order of group is equal to n and there is a subgroup having the order of subgroup is equal to m, according to Lagrange theorem order of group is divided by the order of subgroup। तो OG अपॉन का OH, OG को हम लोगों ने n कहा है, फिर m का ध्यान रखना, पहले n है फिर m है। समझ गए। तो ये थी लेग्रांज थ्योरम। पिजन होल प्रिंसिपल। तो पिजन होल प्रिंसिपल कुछ नहीं, देखो होल का मतलब एक तरीके से समझ में आता ही, एक तरीके से गड्ढा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, पिजन का मतलब होता है कबूतर। ठीक है, तो क्या करना सुनो, तो यहाँ पर देखो मैंने एक बना रखा, ये है एक होल, और यहाँ पर एन पिजन्स है। देखो पिजन के जो लिखा है, इसके देखो नाम में क्या एन है, तो इसका मतलब पिजन को हम लोगों ने एन से रिप्रेजेंट किया है, बाकी दूसरा वाला पार्ट एम है। तो ध्यान रखना, एन पिजन्स असाइन टू एम होल्स, मतलब कि एन पिजन्स रखे गए हैं एम होल्स में। ठीक है, तो देखो इसको ये होल है, उस होल को क्या बोल रहे हैं, पिजन होल, क्योंकि उस होल में कौन रहता है, पिजन रहते हैं, इसलिए क्या बोला जा रहा है, एन पिजन्स असाइन टू एम पिजन होल्स सच दैट एम इज लेस देन एन। इसका क्या मतलब हुआ, जो मेरे पास होल की संख्या है वो कम है और जो पिजन की संख्या वो ज़्यादा है। देखो यहाँ लिख रखा, होल कम है पिजन ज़्यादा है, इसका मतलब जनसंख्या ज़्यादा है, जगह कम है, इसका मतलब जनसंख्या को मैनेज करना पड़ेगा, मतलब पिजन को मैनेज करना पड़ेगा। अब ये क्यों कह रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनो। इसीलिए देखो जो डेफिनेशन है क्या लिखा गया है, इफ़ n pigeons are assigned to m pigeon holes, m is less than हो n, इसका मतलब m क्या है भाई साहब, यहाँ पिजन होल्स हैं, पिजन होल्स क्योंकि मतलब जगह कम है, और n क्या, पिजन्स ज़्यादा है। तो क्या करना पड़ेगा, होल में ही मुझे पिजन की संख्या को बढ़ा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब देन एटलीस्ट 1 पिजन होल कंटेन्स 2 और मोर पिजन, एक डिब्बे में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा पिजन रहेंगे। ये किसकी प्रिंसिपल है, पिजन होल प्रिंसिपल। आई होप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो कुछ नहीं करना भाई, ध्यान से सुनो, क्या करना, इफ लिखना, एफ
ऑफ पी इज अ कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इसको लिख देना एफ ऑफ एक्स। ध्यान रखना एफ ऑफ एक्स एक कैपिटल में लिख रखा है एफ और ये स्मॉल एफ है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी करना, फिर क्या करना है, जहाँ पर ये x है अगर उसमें आपने a से मल्टीप्लाई करा तो ये जो p है वो p अपॉन a हो गया और यहाँ पर बाहर भी 1 अपॉन a से डिवाइड हो गया और यहाँ पर एक बाहर f लगा देना है, ठीक। इस तरीके जो f ऑफ x है इज इक्वल टू f ऑफ p, इस x में क्या लिख देना, a से मल्टीप्लाइड कराओगे तो इसमें p से डिवाइड करा देना, यहाँ भी डिवाइड में बाहर भी 1 अपॉन a डिवाइड में p। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना, f ऑफ k दिखा है इधर और इधर f ऑफ z है, जाहिर सी बात जेड ट्रांसफॉर्म है तो f ऑफ z तो होगा ही, याद रखना कैपिटल में है। तो अगर हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लें f ऑफ k का, अगर हम उसमें a की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, किसमें, देखो f ऑफ k में a की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो राइट हैंड साइड में जो f ऑफ z था वहाँ पर z को डिवाइड कर दोगे a से, तो देखो यहाँ पर आपने a से मल्टीप्लिकेशन कराया तो राइट हैंड साइड में जो z था वो रिप्लेस हो गया z बाई a से। तो यहाँ पर होता क्या, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी जेड ट्रांसफॉर्म में z इज रिप्लेस्ड बाई z अपॉन का a। कब होगा, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ के में a की पावर k से मल्टीप्लिकेशन कराई है, समझ गए ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है बाउंडेड लैटिस। तो बाउंडेड लैटिस को कैसे डिफाइन करोगे, एक लैटिस को बाउंडेड लैटिस तभी कहोगे, अ लैटिस विल बी नोन एज बाउंडेड लैटिस इफ इट हैज़ ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 और लेस्ट एलिमेंट 0। सिंपल तरीके से लिख रखा भाई, दिमाग में रख लेना, 1-2 बार बोलना, 2-4 बार बोलो, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या होंगे, अब रिलेट कर रहा है बाउंडेड लैटिस से, तो कह रखा है एक बाउंडेड लैटिस है एल है हैविंग द ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 और लेस्ट एलिमेंट 0, जो कि हमने ऊपर पढ़ा कि बाउंडेड लैटिस में क्या होता है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 होता है और लेस्ट एलिमेंट 0 होता है। एन एलिमेंट x, कोई एलिमेंट x है, x बिलोंग कर रहा है L में, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेड ऑफ x इफ x और x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 हो जाए, x ये क्या है एंड x कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाए 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस बोलेंगे, ठीक है। तो इसको देख के यार प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा समझाना मतलब कि टाइम वेस्ट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आता है कि होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना है, फंक्शन लिखना है, ए लिखना है, बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ए बाइनरी ऑपरेशन एफ बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना, जिस तरीके से सिंबल लिखा गया है भाई, इसके अलावा देखो ज़्यादा कुछ भी अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आपका भी दिमाग खराब होगा, मुझे पता है, ठीक है। और लास्ट टाइम पे तो फिर बिल्कुल दिमाग नहीं खराब करना, जो पढ़े वही रिवाइज करो, पहले एक बार जल्दी से देख लो, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है कि ताकि आप कुछ ना लिखने से अच्छा कुछ तो लिख कर आओगे। तो देखो होमोमॉर्फिज्म के टाइप्स क्या, आइसोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, सब तो देख ही रहे हो, ठीक है। तो याद कैसे करना, जो मैंने लिख रखा आइसोमॉर्फिज्म कब कहोगे तो क्या लिखोगे, आपको पेपर में पूछ लिखा डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म, तो क्या बोलोगे, आइसोमॉर्फिज्म इज अ टाइप ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स जो इसमें क्या होता है, एफ क्या होता है, जो एफ मतलब फंक्शन जो होता है बाइजेक्टिव होता है। सिमिलर तरीके सारा ऐसे दिमाग में रख लेना, देखो मैंने इसलिए एक जैसी चीज़ों को एक जगह लिखा है, अपना दिमाग लगाना। एंडो में क्या आएगा, जी1 इक्वल टू जी1 लिखोगे और यहाँ पर आटो में क्या करोगे, जी इक्वल टू जी1 और एक चीज़ और क्या इंक्लूड हो गई, एफ इज बाइजेक्टिव। इंपॉर्टेंट कौन से हैं, आइसोमॉर्फिज्म और एपीमॉर्फिज्म, बाकी तो अपने हिसाब से एक बार देख लेना जल्दी जल्दी, ठीक है, समझ गए ना।